अगला डाउट किनका था? 31। ओके, 1 माइन करते हैं। 31 क्या है? ये 31 है ना। सो 31 कह रहा है कि 31 जो डाउट है जिनका कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, ये तो किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 x प्लस 6 इसकी पावर x प्लस 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यू हैव टू कैलकुलेट द लिमिट। सो x को इंफिनिटी रखने पे ये 1 पे कन्वर्ज करेगी, इसकी लिमिट 1 आएगी। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी। सो इसका फॉर्म जो है 1 की पावर इंफिनिटी है। सो यू नो द वे, तो काम करो, यहां पे थोड़ा सा चेंज करो। अगर मैं x प्लस 6 का नाम या x प्लस 4 कर दूं, आपको याद था क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को कि जब fx की पावर gx होती है लिमिट में, तो हम लोग जब इसको ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं लिमिट में? fx minus 1 into g। जी, fx minus 1 into gx। ठीक है, तो ये fx है आपका, fx minus 1 into gx। सो दिस इज fx raised to power gx एंड लिमिट 1 की पावर इंफिनिटी है। सो x plus 1 upon x plus 6 minus 1 into में gx। सो x ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। exp मींस e की पावर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो फिर से। तो एलसीएम लोगे तो x प्लस 6 कट जाएगा। सो माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4, चेक करो, माइनस एक्स करता माइनस 5, 1 माइनस 6 माइनस 5 और अपॉन में x प्लस 6 ये हो जाएगा। सो अब ये e की पावर, अब तो इजी है ना। अब देखो, अभी ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है, जस्ट एल ऑर्बिटल यूज कर दो यहाँ पे। सो एल ऑर्बिटल यूज करोगे तो exp एंड डिवाइड बाय x, तो ये जस्ट माइनस 5 अपॉन 1 बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, एल ऑर्बिटल यूज कर लिया डायरेक्टली। सो यूजिंग एल ऑर्बिटल आंसर इज e raised to power -5। फोर्थ वाला चेक कीजिए, इनका डाउट है ये। मधुलिका, इज इट फाइन? Yes sir, it's fine. यस। Sir, इसका नेक्स्ट जो 32 क्वेश्चन, उसमें लिमिट n टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0 है। इसका 32 पार्ट। जी जी, एक मिनट। तो इसका फॉर्मूला जो हमने यूज किया है, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx। तो जब भी 1 की पावर इंफिनिटी हो ये फॉर्मूला यूज करना है, 0 अपॉन 0 हो एल ऑर्बिटल यूज करना है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो एल ऑर्बिटल यूज करना है, इस तरीके से। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हो जाता है इसको?
हाँ 32 आप कह रहे थे, 32 में जी 32 में x ही होगा। हाँ वो n मतलब n दिख रहा है ऐसे, वो मिस्टेक है, मतलब x है वो एक्चुअली, x टेंड्स टू 0 पे कीजिए। ओके सर। तो अभी 0/0 का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल से हो जाएगा, 2 बार एल हॉस्पिटल रूल यूज कीजिए, उससे हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो इनका डाउट था, ये वंशिका पूछ रही है कि हाउ टू कैलकुलेट p वैल्यू इन द क्वेश्चन ऑफ थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। जी सो लेट्स कम टू p वैल्यू। ठीक है, तो p वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका सिंपल डिपेंड करता है क्रिटिकल रीजन क्या है ना। सो जैसे मान लीजिए सपोज आपका कुछ भी है, सपोज h0 इज थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट एंड h1 इज थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1। ये आपका टेस्टिंग प्रॉब्लम है h0 और h1। और इफ रिजेक्ट h0 इफ मान लो कोई क्रिटिकल रीजन दे रखा है, इट डिपेंड्स, मान लो t है या एग्जाम्पल, अगर पर्टिकुलरली मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं आपको, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो x बार मोर देन k है, लेट्स से दिस इज द क्रिटिकल रीजन। सो होगा क्या, अब आपको उस केस में क्या होगा, जो हम यहाँ पे x बार बोलेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक है ना। सो x बार इज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे होता क्या, जल्दी अगर मैं नॉर्मल जैसा आपको कर्व बना के समझाऊं, सो जैसे आप जानते हैं कि जैसे ये कोई क्रिटिकल पॉइंट है, ये k है, लेट्स से अगर वन साइडेड बना रहा हूं, तो चलो मैं वन साइडेड बना देता हूं, जस्ट वन साइडेड है। सो दिस इज k, ये वन साइडेड है, अगर मैं मॉड लगा दूंगा तो ये टू साइडेड टेस्ट हो जाएगा है ना। तो अभी मैं वन साइडेड लेके चलता हूं, तो वन साइडेड है, तो इधर अल्फा इधर 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा साइज है इसका। अब p वैल्यू एक्चुअली जो फाइंड करते हैं ना, तो p वैल्यू क्या होता है, k इज अ फिक्स नंबर। अब p वैल्यू में k का कोई रोल नहीं है, k का रोल है साइज फाइंड करने में, साइज ऑफ द टेस्ट या टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है ना, या सिग्निफिकेंस लेवल, उसमें हो सकता है, या उस थोड़ा बहुत रिलेशन है k के साथ। बट p वैल्यू का k के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब डायरेक्ट k के साथ रिलेशन नहीं होता क्या p वैल्यू। सो इन प्लेस ऑफ k वी हैव टू फाइंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ दिस ओनली। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं समझाऊं कि लेट x1 x2 x3 x4, मान लीजिए एक रैंडम सैंपल है, कोई रैंडम सैंपल है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है आपको, तो अभी कैपिटल ले लो। सो फॉर एग्जांपल चलो मान लो नॉर्मल 0 1 है, लेट्स से। अब इसमें आपको दे रखा है जैसे x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2, x3 की वैल्यू है 1/2, x4 की वैल्यू है 3/2, लेट्स से मान लो ऐसा ले लिया। सो होता क्या है, करस्पॉन्डिंग टू दिस, तो जहां भी p वैल्यू पूछा होगा ना, आप वहां देखोगे कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू गिवन होगी। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, चाहे जैम के पेपर का या गेट के पेपर का या किसी भी पेपर का, जहां भी p वैल्यू पूछा होगा वहां डेटा पॉइंट्स या तो गिवन होंगे या टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी आपको। सो इसके करस्पॉन्डिंग आप x बार की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं निकालूं, यहां सबको ऐड कर दूंगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5 है ना। सो 5 हो गया, ये 5/4 है, 5/4 हो गया। तो p वैल्यू इस क्वेश्चन में p वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो p वैल्यू का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर h0, h0 मतलब व्हेन h0 इज ट्रू। So this is the formula to calculate p value. अब कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है जो आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, you can send। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास है जहां पे p वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो आप मुझे भेज सकते हो, ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या इस पेपर में है तो भी डिस्कस कर सकते हैं। So this is a concept how to, ठीक है ना। तो इसी पेपर का 91 से लेके 94 क्वेश्चंस तक सेम टॉपिक पे है। अच्छा, p वैल्यू का क्वेश्चन है? यस सर। चलो देखते हैं। सो ये यहां से आ जाएगा। अब इससे पहले किसी का डाउट था, तो अनीस कह रहे हैं 8 जून वाला 66, तो अभी 11 जून का खोले, ठीक है, वो पेपर पे आता हूं मैं। तो अभी हमने ये ओपन किया। जी जी रजत, हाँ, यूनिकनेस ऑफ एमजीएफ बता दीजिएगा। यूनिकनेस ऑफ एमजीएफ, ओके।
यूनिकनेस ऑफ एमजीएफ का मतलब ये होता है, ये एक थ्योरम है, थ्योरम ये कहता है कि एवरी एमजीएफ correspond to unique distribution and vice versa। उल्टा भी सही है, मतलब वो तब होगा इफेक्ट एग्जिस्ट, मतलब कहने का मतलब साथ में ही वो एंड एवरी पीडीएफ फॉर एग्जांपल, या एवरी डिस्ट्रीब्यूशन has unique MGF if it exists। ये है मतलब अगर किसी एक पीडीएफ के पास एक ही एमजीएफ हो सकता है, मैक्सिमम एट मोस्ट वन एमजीएफ होगा। हाँ, समटाइम्स इट मे नॉट एग्जिस्ट, जैसे कॉची के केस में है कि एमजीएफ डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज है एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा। Okay, so every MGF correspond to unique distribution and every distribution has unique MGF, ठीक है, तो unique MGF होगा। कुछ क्वेश्चन है आपको डाउट है इससे रिलेटेड? ये तो मीनिंग हो गया इस लाइन का। हाँ सर, वो 11 जून के ये पेपर में आया था, वो मैं रिसेंटली करवाया था, आई थिंक आप इसकी बात कर रहे हैं कि हाँ, क्या है, क्या क्वेश्चन था, एक बार पढ़िए। यूनिफॉर्म वाला। हाँ, क्या था? एक्स और वाई, क्वेश्चन नंबर 71 है। वो दूसरा एक्स और वाई यूनिफॉर्म 0 को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और उनका एमजीएफ पता करना है 2x - y का। हाँ, ये हमने क्लास में सॉल्व किए थे, सो पुराने वीडियोस आप देखोगे। ये एक्चुअली 5th लेक्चर है इस बैच का, तो हमने 15th हालांकि डेट रखा था, लेकिन क्लासेस 12 से मैंने स्टार्ट कर दिए थे थोड़े थोड़े। सो दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ बैच 7। तो उसमें हमने क्या किया, 2023 के जो PYQs हैं वो हम डाउट डिस्कस कर रहे हैं उसका अभी, ठीक है। और टेस्ट भी आपको असाइन हो जाएगा आज, तो कल आप टेस्ट भी दे सकते हो, मैं अब इन्फॉर्म ग्रुप में कर देंगे कि टेस्ट आप टेस्ट डिस्कशन करेंगे उसके बाद। सो इसमें देखिए सिंपल ये है कि MGF ऑफ X जो इधर फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, कि इसका MGF होता है यूनिफॉर्म 0 1 का, याद है? कोई बताओ जिनको याद है। e की पावर t - 1/t, यही होता है ना, और my ऑफ t भी यही होगा, e की पावर t - 1/t। ये तो देखो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका MGF क्या है, याद हो गया। अब हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे मुझे 2x - y का MGF निकालना है, तो मैं प्रॉपर आपको प्रूफ टाइप का करके दिखा देता हूं। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन e की पावर, और वहां ये भी लिखा होगा कि दे आर इंडिपेंडेंट, सो इसका मतलब हो गया 2x - y टाइम t। सो यहां से एक्सपेक्टेशन e की पावर 2xt इंटू e की पावर y - yt, इसको और ब्रेक करोगे तो ये इंडिपेंडेंट है, तो फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सो ये हो जाएगा, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो एक्सपेक्टेशन e की पावर 2xt एक्सपेक्टेशन e की पावर -yt, so this is nothing but you can write m2x at t mgf of y at -t। तो मैंने ये प्रूव कर दिया अभी कि this thing is equal to this thing, यही चाहिए था हमें। सो नाउ mgf of 2x, नहीं तो ये ठीक है 2x at t, थोड़े से और अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ऐसा लिखने के बजाय इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको वैसे लिखूं इससे बेटर है कि आई कैन आल्सो राइट mx at 2t into my at -t। जो पिछला फॉर्म था वो भी करेक्ट था, ये वाला फॉर्म भी करेक्ट है। सो mx at 2t my at -t, ठीक है। सो क्या होगा, देखो यहां से यूज करो इसको अब।
सो mx एट t, तो ये होगा e की पावर 2t माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 टाइम्स t इंटू my एट माइनस t। सो my एट माइनस t, तो e की पावर माइनस t माइनस 1 अपॉन माइनस t, यही तो है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो जो भी बनता है, और चेक करो ऐसा ऑप्शंस है कि नहीं, आप चेक कीजिए उस पेपर में, जो उस पेपर में क्वेश्चन है रजत। समझ आया आपको कि नहीं? सर आप थोड़ा सिंपलीफाई करके आए हैं उसमें। हाँ उसमें तो सिंपलीफाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, e की पावर 2t माइनस 1 इंटू e की पावर माइनस t माइनस 1 अपॉन माइनस 2t स्क्वायर। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं हम लोग, कीजिए मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करें e की पावर 2t की पावर माइनस t, तो e की पावर t हो जाएगा, फिर माइनस है ना, ये माइनस e की पावर 2t माइनस e की पावर माइनस t प्लस 1 अपॉन माइनस 2t स्क्वायर। अब ऑप्शन के हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिए कि आपको क्या जरूरत है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करो कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। दिस इज आंसर। ठीक है, ओके सर। हाँ चेक कीजिए। ओके, सो आगे आते हैं। सो अगला जो डाउट पूछ रहे थे, हाँ अनीस का है। अच्छा जो चैट में जो लिख रहे हैं मैं उसको एक बार बता देता हूँ, जो चैट में लिख रहे हैं जो लोग। सो अभी कोई कुछ पूछे थे क्या? आई थिंक हो गया ना। सो हम लोग कहाँ पे जाने वाले थे? हाँ वो पी वैल्यू वाला पूछ रही थी ना। ओके, पी वैल्यू 90 नंबर क्वेश्चन आई थिंक आप कह रहे थे। सर 91। जी जी 91 देखते हैं। सो यस, चलिए देखते हैं 91। सो सी दिस क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि फॉर अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 4, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, मतलब वेरिएंस 16 होगा, और रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 विथ ओके, तो ठीक है वैल्यू तो निकल आएगी। सो कितना आएगा फॉर अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 4। अच्छा, एंड रैंडम सैंपल तुम्हारे पास x1 x2 डॉट 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 x16 इज नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल है तो मतलब मीन इसका 27 है, इज सेलेक्टेड अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 4 अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 विथ मीन 27 इज सेलेक्टेड। अच्छा आपको टेस्ट करना है कि म्यू 30 होगा या, तो यहाँ x बार की वैल्यू मुझे लग रहा है, सैंपल है ना, एक रैंडम सैंपल है साइज 16 का, तो इसका मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि n की वैल्यू 16 है और x बार की जो मैं कह रहा था आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। जब भी p वैल्यू पूछेगा तो टेस्ट स्टैटिस्टिक का हमेशा ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन होगी आपको, तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि विथ मीन, तो ये मीन ex नहीं है, म्यू नहीं है एक्चुअली, दिस मीन सैंपल मीन है एक्चुअली, ये सैंपल की बात कर रहा है, रैंडम सैंपल विथ मीन, सो दिस सैंपल मीन, सैंपल मीन मतलब x बार। ओके, तो x बार की वैल्यू है 27। ओके, ऐसे है नॉर्मल म्यू कॉमा 4, दिस इज द सैंपल x1 x2 दिस, तो इस सैंपल का मीन आपको दे रखा है, ये पॉपुलेशन मीन म्यू है, हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं कि म्यू इज 30 वर्सेस म्यू इज नॉट 30। अब कह रहा था p वैल्यू ऑफ द टेस्ट इज, सो p वैल्यू का, चलिए तो यहां पे हमें क्या करना है, सो फर्स्ट आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो टेस्टिंग प्रॉब्लम है इसका क्रिटिकल रीजन क्या है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है कि
अगर x नॉर्मल 0 1 है तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 की ये प्रोबेबिलिटी है, मॉड x लेस देन 2 की ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा ठीक है, तो बाद में यूज करेंगे, पहले देखो p वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सो फॉर अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सिंगल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, एक रैंडम सैंपल ड्रॉ किया एंड जिसका ये है। सो बताओ इसको किसी को आइडिया है व्हाट इज द क्रिटिकल रीजन ऑफ दिस? डू यू नो क्रिटिकल डायरेक्ट तो डिराइव कर सकते हो, प्रूफ करने में टाइम लगेगा, आप याद रख सकते हो कि जो नॉर्मल, जब भी नॉर्मल सैंपल होगा जी इस टाइप का यहाँ से आ जाएगा। तो मॉड है ना, ये टू साइडेड टेस्ट है ना, म्यू नॉट इक्वल टू 30 है, टू साइडेड टेस्ट है। सो यहाँ से आपके पास आएगा मॉड x माइनस म्यू भी लिख सकते हो, आई थिंक मॉड x माइनस म्यू जो भी गिवन होगा ये आएगा। म्यू यहाँ 0 नहीं है ना, दिस इज मोर देन इक्वल टू सम k, इस तरह से बनेगा ये। ठीक है जी। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है अब, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर सकते हो तुम, इसको है ना, या तो तुम बुक में देखोगे तो ऐसा लिखा रहता है कि x माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, दिस इज मोर देन इक्वल टू, और अगर कितने मान लो साइज इसका वो होता तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये x बार माइनस सिग्मा तो नोन है ना, मैं सिग्मा 4 है ऑलरेडी नोन है, n भी नोन है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इस क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n। स्टैंडर्ड नॉर्मल, यस स्टैंडर्ड नॉर्मल। सो ड्यू टू स्टैंडर्ड नॉर्मल होने की वजह से मॉड लगा हुआ है तो ये z अल्फा बाई 2 हो जाएगी। सो दिस इज द एक्चुअल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा। तो इस टेस्टिंग प्रॉब्लम के लिए क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा इज दिस एक्चुअली, टू साइडेड टेस्ट है। सो मतलब अल्फा बाई 2 इस साइड और अल्फा बाई 2 इस साइड, सो अल्फा बाई 2 इस साइड होगी, अल्फा बाई 2 इस साइड होगी। दिस नंबर इज z अल्फा बाई 2, दिस नंबर इज माइनस z अल्फा बाई 2। सो इधर है ना ये, तो जैसे साइज अल्फा टेस्ट ये है। अच्छा मैं p वैल्यू पहले जो आपको थ्योरी में समझा रहा था यहाँ समझिए। सो व्हाट आई वाज टेलिंग, सो इन केस मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा ना ये 5/4, सपोज 5/4 लाइज हेयर, इस केस में सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी द p वैल्यू, 5/4 ऑनवर्ड्स दिस विल बी द p वैल्यू। ओके, wherever this lies, अगर यहाँ लाई करेगा तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जहां भी लाई करती है एक्स एक्सिस पे या इस पे, तो उसके आगे की प्रोबेबिलिटी जो होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्रिटिकल रीजन, दिस इज अ p वैल्यू, ये प्रोबेबिलिटी p वैल्यू बताएगी जो मैं सेट कर रहा हूं। अच्छा आपके क्वेश्चन में आते हैं। सो दिस इज अ टू साइडेड टेस्ट, ये जो क्वेश्चन है ये टू साइडेड टेस्ट है क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, टू साइडेड टेस्ट है। So now in the two-sided test ये है आपके पास। So हमें क्या करना है, तो ये तो वो हो गया हमारे पास, just we have to write the, ये कांस्टेंट है, इसके बारे में कोई टेंशन नहीं, दिस इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट जो मैं पहले लिख रहा था। अब दिस k का रोल नहीं है यहाँ पे, k के प्लेस में मुझे क्या रखना पड़ता है, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है ना। सो वी हैव टू पुट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। चलिए ट्राई करते हैं। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व यहां से प्रोबेबिलिटी x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n, है ना। ये भी मॉड में है, बताइए तो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या आएगी, सो x बार की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 27,
और आपको डेफिनेशन याद है ना, अंडर एच नॉट पी वैल्यू जब निकालते हैं, सो पी वैल्यू इज लाइक कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी है, अब यहाँ पे हालांकि ऐसा है, सो मोर देन इक्वल टू टी नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, इनफैक्ट मॉड टी नॉट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सो वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 27 माइनस, सो अंडर एच नॉट कितना बनेगा आपका म्यू, अंडर एच नॉट द म्यू इज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पी वैल्यू, ठीक है। सो अंडर एच नॉट द म्यू इज 30, सो 27 माइनस 30 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा कितना है आपका 4, रूट एन कितना है, सैंपल साइज 16 था, तो 4/4 ये हो गया। अंडर एच नॉट इज ट्रू, तो गिवन एच नॉट इज ट्रू मतलब म्यू इज 30, यहाँ मैं क्या यूज कर रहा हूं, when mu is 30, when given h naught is true, given h naught is true, the h naught is true is mu is 30, so just simple है ना, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू राइट साइड में यूज किया हमने, इसी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज करनी है आपको। सो नाउ ये तो हो गया मॉड z मोर देन इक्वल टू, ये क्या नंबर आएगा, सिंप्लीफाई करो, ये 3 आ गया और ये 3, जस्ट 3 आएगा ना when mu is 30, so mod z more than equal to 3, अब ये कितना आएगा, how will you find this, तो इसके लिए आपको यहाँ पे डेटा दे रखा है, क्या लगता है कौन सा फिट बैठेगा, सब लेस देन इक्वल टू में है, तो 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी mod z लेस देन 3, और सिंस कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इक्वलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन मैं यहाँ इक्वलिटी लगा दूं, यहाँ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इक्वलिटी में मास मतलब डेंसिटी 0 होता है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो इक्वलिटी का कोई इशू नहीं है यहाँ पे ना, सो इवन इफ यू रिमूव कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर एच नॉट इज ट्रू, तो इसको यूज कर चुका हूँ, हम इसको हटा सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, कहाँ यूज किया इसको हमने, यहाँ पे म्यू के प्लेस पे 30 रखा है, एक्स बार के प्लेस पे 27 रखा है क्योंकि यहाँ गिवन था। नाउ सी 1 माइनस, अब बताओ इसकी वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, कह रहा है व्हेन x इज नॉर्मल 0 1, so when x is normal 0 1, probability mod x less than equal to 3 0.9973, तो 1 minus 0.9973 ये यहाँ गिवन, इसको यूज किया हमने, ये जो डेटा गिवन है इसको यूज किया, सो कितना आया देखो जी, सिंप्लीफाई करो, बताओ बताओ 0.0027, ओके 0027 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कीजिए, इनका डाउट था, हाँ जी वंशिका आई थिंक आपका डाउट था ना, यस सर, इज इट फाइन, कहीं डाउट है तो पूछो आप, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो, ये रहा फॉर्मूला, नो सर, ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को हमने यूज किया, सो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू रखनी है यहाँ पे, सो ये जो कांस्टेंट आता है क्रिटिकल रीजन में, उस कांस्टेंट के प्लेस पे मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक का ही ऑब्जर्व्ड वैल्यू रखनी है, जो भी टेस्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू रखनी है, ओके एक डाउट जी बोलो। सर मतलब अभी नॉर्मल का केस है और इधर हमारा अल्टरनेट है तो टू टेल है, तो जी। हमेशा क्रिटिकल रीजन यही रहेगा क्या, x बार माइनस में सिग्मा वैल्यू ग्रेटर देन के, मतलब जब भी टू टेल टेस्ट रहेगा हमारा अल्टरनेटिव तो उस केस में, यस यस, चाहे नॉर्मल केस है, हाँ तो इसका हमेशा क्रिटिकल रीजन ये रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, यस, सो यस ओके, सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, तो अनीस का था 8th जून वाले पेपर में 66, उससे पहले ये देखते हैं, तो ये जूही के क्वेश्चन 61 63, अच्छा अगला क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो, अब अगर आइडिया मिल गया तो यू कैन ट्राई नाउ, 91 मैंने कर ही दिया, 92 आप ट्राई करके देखो क्या है, यहाँ पे पी वैल्यू सेम थिंग देखो, यहाँ पे नॉर्मल पॉपुलेशन ही है, सो अभी कोशिश करो, आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, जस्ट ट्राई, इसको ट्राई कीजिए, तो फिर अगेन यू आस्क डाउट, डाउट क्लास ही चल रहा है अभी, और ये डाउट क्लास ही चलता रहेगा अराउंड ये एग्जाम तक, हम लोग टेस्ट डिस्कस करेंगे, तो पहले बता दूंगा, अभी हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों को होमवर्क ये दिया गया है, सो यू हैव टू कंप्लीट 2023 पीवाईक्यू ऑफ सीयूईटी पेपर, देयर वर 2 पेपर्स, 8th जून पेपर एंड 11th जून पेपर, सो दोनों आपको कंप्लीट करना है प्रॉपर अपने हैंडराइटिंग में, यू हैव टू मेक योर ओन सॉल्यूशन, एंड देन उसमें जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो रहे वो मुझसे आप डिस्कस करो, ये चीज है, मुझसे भी जो नहीं होगा तो मैं थोड़ा सीख के फिर आपको बताऊंगा, है ना, तो somehow आई हैव टू आल्सो लर्न, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता, ऐसा नहीं मुझे सब कुछ आता है, बट हाँ आई कैन लर्न एंड देन आई कैन हेल्प यू,
सो ठीक है, तो 61, 63, 66 66 क्या कह रहा है, यही है। चलो भाई, हाँ जी जूही, ये डाउट है आपका 60 वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास ज्वाइंट पीडीएफ ज्वाइंट पीएमएफ गिवन है। हमें क्या गिवन है, ज्वाइंट पीएमएफ। सो ज्वाइंट पीएमएफ इज हाफ एक्स चूज वाई 1/3 की पावर x, y फ्रॉम 0 टू x, x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ex किसके इक्वल है, तो यहाँ पे इंग्लिश में यही क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ex, देखिए so let the joint PMF of, है ना, तो देखो सिर्फ यहाँ समझना क्या है। so joint PMF is given as x is equal to x, y is equal to y। so ये x choose y, ओके 1/3 की पावर x इनटू में है 1/2 एक्स्ट्रा। ओके, क्यों है ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा इसको शिफ्ट करने की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, so y given x if we consider मान लो बाइनोमियल x, 1/3, then what will be the PDF of x? x का PDF हम लोग क्या ले सकते हैं, so थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। ओके, so we have to modify little bit। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, so देखो मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि joint PDF can be written as this। तो in the similar way joint PMF can be written as this। so we can write joint PMF as this। मैं ट्राई कर रहा हूँ, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि EX को लिखा जा सकता है E of x given y। so अगर मुझे, अच्छा मैं y given x निकाल रहा हूँ तो मुझे x given y चाहिए होगा ना, so I have to write x given y। ओके, तो इसका एक काम कर सकते हैं, अगर मुझे EX चाहिए तो मैं मार्जिनल निकाल लूँ। किसका मार्जिनल निकाल लूँ, x का, तो y के रेस्पेक्ट में समेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो एक काम करो, इतना क्यों कर रहे हैं, हम दूसरा अप्रोच लगा लेते हैं। अगर EY निकालना होता तो मैं ये कोशिश करता, लेकिन इसको रहने दो। सिंपली क्या करना है मुझे, वी हैव टू फाइंड EX ना। सो दूसरा अप्रोच क्या है, देखो मैं यहाँ क्या ट्राई कर रहा था, आई वांट टू फाइंड दिस। एक डायरेक्ट अप्रोच क्या है, डायरेक्ट अप्रोच इज यू जस्ट राइट x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x। ठीक है, x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x, और जो भी सपोर्ट है x का समेशन ओवर x। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है ना, डेफिनेशन बेस्ड। ये एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में। सो देखिए, चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं सेम थिंग। तो ज्वाइंट PMF I want to find the PMF of x। Why? Because we want to find EX। तो मुझे PMF x का चाहिए। x का PMF कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, ज्वाइंट PMF को यूज करके। हाउ कैन वी फाइंड द PMF ऑफ x ओनली, सर समेशन ओवर y कर देंगे तो x का PMF मिल जी, समेशन ओवर y कर देते हैं। सो हाफ बाहर है और x चूज y हाफ की पावर x, और यहाँ मुझे समेशन ओवर y लेना है। सो y की वैल्यू क्या है, 0 से लेके x तक, ठीक है ना। y की वैल्यू 0 to x दे रखा है क्वेश्चन में। सो y के रेस्पेक्ट में समेशन है। सो समेशन देखो यहाँ वेरिएबल सिर्फ y है। सो दिस टर्म टेकन बी आउट, इसको बाहर कर सकते हो। तो आपके पास हाफ बाहर है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लिख रहा हूँ, 1/3 है ये, और 1/3 की पावर x बाहर कर देते हैं। समेशन x चूज y फ्रॉम 0 to x। अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग,
So what is formula of summation NCR R from 0 to n? कोई बताइए। मतलब NC0 प्लस NC1 अप टू NCn किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n। यस, 2 की पावर n। 2n। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम से 2 की पावर n 2n। यस, सो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्टली आपको मिल जाएगा ये। सो दिस फॉर्मूला इज 2 की पावर n। तो यूजिंग द सेम फॉर्मूला आप लोग बताइए मुझे व्हाट इज सम ऑफ दिस, अगर आपको समझ आया तो। 2 की पावर x। यस, सो ये हो गया आपके पास हाफ 1/3 की पावर x था और ये हो गया 2 की पावर x। क्योंकि क्या हो रहा है, जस्ट जो फॉर्मूला मैंने NCR जो लिखे थे तो n के प्लेस पे x है, r के प्लेस पे y है एंड y फ्रॉम 0 टू x। सो सेम थिंग 2 की पावर x, वहां 2 की पावर क्या था, 2 की पावर n कैसे आता है, a प्लस b है ना। सो यू नो एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n होता है समेशन NCR a की पावर r b की पावर n माइनस r फ्रॉम 0 टू n। सो व्हाट यू डू, यू रिप्लेस, ये बाइनोमियल थ्योरम है, a एंड b बोथ इक्वल टू 1 रख दो आप, तो a और b दोनों को 1 रख दोगे तो 2 की पावर n समेशन NCR r फ्रॉम 0 टू n, ये हो जाएगा। सो 2 की पावर n इज समेशन NCR r फ्रॉम 0 टू n, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ ओके, तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली वी हैव हाफ और 2/3 की पावर x। तो मुझे इसको पीएमएफ, अच्छा बताओ, इसको पीएमएफ के फॉर्म में फिट करो, क्या कर सकते हो, हाउ कैन यू फिट इनटू फॉर्म ऑफ पीएमएफ? तो 1/2 इंटू 1/3, अगर ऐसा करता हूं तो यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ इसको 3/2। ओके, तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 1/3। दिस 1/2 कैन बी रिटन एज दिस। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 2/3 है और ये है 2/3 का x। अच्छा, सो 3/2 से क्या होगा, इसको ज्योमेट्रिक के फॉर्म में लाना है हमें। हाउ कैन वी ब्रिंग इट टू ज्योमेट्रिक फॉर्म? ये काम करो ना, देखो ये 2 की पावर x है, बाहर 1/2 है, इसको कैंसिल करवा देते हैं तो हो जाएगा। इस 2 से इसको कैंसिल करवा दो एक, तो क्या बचेगा, सो इस 2 से इसको कैंसिल करवाएंगे तो पावर x माइनस 1 बचेगी। तो फाइनली वी विल हैव 1/3 की पावर x और 2 की पावर x माइनस 1, क्योंकि ये 2 उसको कैंसिल कर दिया। अब इसको फिट करो तो फाइनली हमारे पास क्या आया, सो फाइनली वी हैव नाउ, एंड में हमारे पास है, अब इसको फिट करो ठीक से। सो इसको फिट करोगे तो ऐसा बनेगा। अब देखो ठीक से समझ पा रहे हो तुम लोग, 2/3 की पावर x लिख सकता हूं इसको मैं, और इनटू में कितना 2/3 की पावर x माइनस 1 लिखो। अब क्या करूं, इनटू में क्या 1/3। यस, सो यहां से हमारा ये एक्चुअली फॉर्म में आ गया। अब किस फॉर्म में आ गया, ज्योमेट्रिक के पीएमएफ के फॉर्म में आ गया। सो नाउ वी हैव 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से आप देखो केयरफुली, सो हमने भी क्या कैलकुलेट किया, फ्रॉम द गिवन जॉइंट पीएमएफ वी हैव कैलकुलेटेड marginal PMF of x. अब using marginal PMF of x we decide that this is the geometric. So अब यहां से मिला मुझे कि this is geometric random variable. तो x is geometric p, जहां p की वैल्यू है क्या होता है, p 1/3। सो बताइए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। Geometric has 2 PMFs. Geometric distribution has 2 different PMFs. In one support start with 0, in the other support start with 1. So when we count number of failure before first success, so this is the PMF. And when we count number of trial before first success, so support start with 1.
तो इस केस में बताओ मीन कितना होता है, आप तो बता दोगे। सर 1 से स्टार्ट होगा ना। क्या दे रखा है, अच्छा मैंने गलती लिखी, एक मिनट करिए, मैंने गलती लिखा है यहाँ पे 1 से ही था, वो मैंने ही गलत लिखा है। हाँ यहाँ मैंने इसको गलती से 0 से कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है ना x की वैल्यू कहाँ से, y 0 से स्टार्ट है, x 1 से ही स्टार्ट है। सो देखो अब हाँ तो ये वाला केस जो है नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस, वो वाला पीएमएफ है। तो इस वाले केस में बताओ जब सपोर्ट 1 से स्टार्ट होता है तब तो मीन अलग होता है, जब सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मीन अलग है। तो बताओ जब 1 से स्टार्ट होता है तो फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक पी में मीन का, 1/p सर। 1/p। तो यहाँ से आपको मीन 3 आ गया, ठीक है। तो p इज 1/3 तो मीन 3 हो गया। देखिए जी ओके, तो दिस इज फाइन। ओके, सो जॉइंट से मार्जिन निकाला, मार्जिन से डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, देन मीन आ गया इजीली। तो ये एक अप्रोच है। सर वो जो मैं 66 वाला बोल रहा था ना 8th जून का, वो इसका एक्सटेंशन होगा, वेरिएंस ऑफ y निकलना बोला। अच्छा तो जस्ट यू कैन डू डायरेक्टली, हाँ फिर तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो इसी का एक्सटेंशन अगर कर ले हम, तो बताओ जी ज्योमेट्रिक पी में वेरिएंस क्या होगा, सेम रहता है दोनों केस में। y को बोला था, वेरिएंस ऑफ y। ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी वेरिएंस x निकालेंगे तो यहाँ से q अपन, अच्छा अगर e ऑफ y पूछेगा सो वी हैव टू गो बाय दिस वे, व्हिच वे, दिस e ऑफ y गिवन x, इस तरीके से जाना पड़ेगा। और वेरिएंस ऑफ y जब पूछेगा ना सो वी हैव टू गो यूजिंग दिस वे, variance of y is expectation of variance of y given x plus variance of expectation of y given x, ठीक है। तो ये चीज है, ऐसा होगा। तो ट्राई करो, इसमें जो पहले मैं ट्राई कर रहा था कि हमें उसके लिए e ऑफ y गिवन x लिखना पड़ेगा एंड देन x, तो 1/2 की पावर x बाहर कर लो। अच्छा तो मैंने भी क्या फाइंड किया, मार्जिन ऑफ x फाइंड किया है। इसमें भी तो मार्जिनल ऑफ y फाइंड करके नहीं निकाल सकते। जी जी, लेकिन y का मार्जिनल फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कर सकते हैं हाँ, लेकिन y का मार्जिनल निकालना डिफिकल्ट होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे y लेस देन इक्वल टू x है ना, तो x मोर देन इक्वल टू y हो जाएगा। x पे समेशन लगाओ y टू इंफिनिटी, यस। सो यू कैन फाइंड आल्सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y निकालना है। सो जॉइंट में जो जॉइंट आपको दे रखा है, देन यू हैव टू x की वैल्यू देखो यहाँ पे y was still 0 to x, y 0 1 2 3 up to x, so y is less than equal to x, so x is more than equal to y, है ना, क्योंकि y की वैल्यू x तक हो सकती है मैक्सिमम। so x will start with y, तो y टू इंफिनिटी करो तो आ जाएगा। so इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, ट्राई करो, यू गेट आइडिया। अनीस कैन यू ट्राई, देयर इज वन वे, दिस वे, देयर अदर वे। दूसरा तरीका ये है, तुम इससे भी सोच सकते हो, दिस वे आल्सो यू कैन थिंक। तो इससे ये होगा कि ey आ जाएगा, तो e ऑफ y। तो ट्राई करके देखो, ये दिस इज द वन अप्रोच एंड अदर अप्रोच इज ये जो जॉइंट है उसको ऐसा लिखो, इसको तुम लिखो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इन प्रोबेबिलिटी y गिवन x इज इक्वल टू x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कीजिए। तो हालांकि ये मार्जिन तो निकाल ही दिया हमने, तो इसको बस तुम्हें इसको शिफ्ट करना है ठीक से। ये लिख लो, देखो एक्स्ट्रा क्या है उससे मिल जाएगा, एंड देन आ जाएगा। ट्राई करो, मैं देखता हूँ, नहीं तो मैं ओपन करता हूँ पेपर। तो इसमें 61 63 66, तो ये तो 66 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 63 जो है, दिस इज 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सो 63 कह रहा है कि इंग्लिश में यहाँ है कि द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल दिस इज दिस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1।
So see, first we have to identify the MGF, and from the MGF यूनिकनेस जो प्रॉपर्टी है, यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ MGF हमें वो लगाना पड़ेगा। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना है, एंड आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1। तो देख के बताओ भाई, क्या आप पहचान पाओगे किस डिस्ट्रीब्यूशन का ये MGF है? बाइनोमियल। बाइनोमियल में तो सोच के बताओ भाई, देखो थोड़ा ट्राई करके। सर नेगेटिव बाइनोमियल, हाँ उसमें क्या होता है, देखो फॉर्मूला देखो। सो यू जस्ट कंपेयर विद द स्टैंडर्ड MGF, है ना, यू जस्ट कंपेयर विद द स्टैंडर्ड MGF, सॉरी हाँ ठीक है। सर अगर स्टैंडर्ड MGF ना हो तो कॉन्टिन्यूअस में ऐसा देगा नहीं, जो सिलेबस में जिन जिन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया हुआ है उसी का MGF होगा। तो क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइटली मेनी डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और हर डिस्ट्रीब्यूशन के पास यूनिक MGF है, देन वी कैन नॉट डिसाइड कि वो कौन सा रैंडम वेरिएबल है कॉन्टिन्यूअस में। तो कॉन्टिन्यूअस में जो भी MGF देगा, इट इज श्योर दैट इट विल बी द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, and only those distribution the name are mentioned in the syllabus। तो आप सिलेबस खोल के देखो, वहां लिखा होगा नॉर्मल, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक। सो जो नेम सिलेबस में लिखे हैं उसका MGF आपको रट्टा मारना पड़ेगा, so that in exam if you see that type of MGF you just compare, उससे PDF आ जाएगी and then PDF से या PMF आ जाएगी, उससे आ जाएगा। तो just compare it with the standard, बताओ क्या होगा। नेगेटिव बाइनोमियल की कंपेयर करो, क्या होता है, व्हाट इज MGF ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल? 1/q minus p e to the power p और उसका होल ब्रैकेट r। ओके, सो अगेन इन द नेगेटिव बाइनोमियल देयर आर टू डिफरेंट PMFs, ठीक है ना। द वन काउंट नंबर ऑफ फेलियर बिफोर RH सक्सेस लाइक ज्योमेट्रिक, एंड द अदर काउंट नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, लाइक बर्नौली इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल, ठीक है ना। तो देखो कंपेयर करो। सो MGF नेगेटिव बाइनोमियल का जो है, तो ये वाला फॉर्म देखना है क्या होता है। सर P तो आ जाएगा 1/9, Q आ जाएगा 8/9, R is 17। ओके, P 1/9, Q 8/9, 8/9, R 17, ठीक है। अब लगा के देखो। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 1? तो इसको बेटर है वो तुम कॉम्प्लीमेंट ले लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अच्छा ये कौन, इसका सपोर्ट क्या कहां से स्टार्ट होता है? x लेस देन 1 होगा ना यहाँ पे। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x 0, अब 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, तो चेक करो बताओ PMF क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सो देखो अगर MGF लिखोगे, सो इफ यू कंपेयर MGF जो मैं लिख रहा था, सो ये होगा हमारे पास क्या, A ऑप्शन आ रहा है सर, 1 - 1/19 raised to power 17। ओके ठीक है सपना, आपका तो आ गया। तो इनका डाउट है, उनको समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी जूही, देखो कुछ आइडिया मिल रहा है? ये MGF है नेगेटिव बाइनोमियल का, तो इसके जैसा बनाओ उसको। तो अगर ये जो आपको गिवन है इसको आप ऊपर 17 लिख दो, एंड इफ यू वांट टू मेक इट तो 9, क्योंकि यहाँ 1 बनाना है तो 9 से डिवाइड करो,
सो 9 से डिवाइड करो तो यहाँ 1/9 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 8/9 e की पावर t एंड पावर 17 है, ठीक है। सो ये आपके पास है टोटल। सो 1/9 1 माइनस 8/9 e की पावर t पावर 17। सो जस्ट कंपेयर इट। तो यहां से हो गया x इज नेगेटिव बाइनोमियल r कॉमा p होता है ना, तो r कॉमा 1/9। अब इसका जो पीएमएफ है x इज इक्वल टू x, तो ये वाला पीएमएफ तब होता है जब x का सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है 0 से, मतलब इट इज इन द केस ऑफ नंबर ऑफ फेलियर बिफोर rth सक्सेस। सो इन दैट केस हो जाएगा ना। तो मैं पीएमएफ लिख ही देता हूं, इतना लिख दिया तो क्या होता था, नंबर ऑफ फेलियर, x इज द नंबर ऑफ फेलियर एंड सक्सेस r है, तो x प्लस r माइनस 1 चूज r माइनस 1 p की पावर r q की पावर x एंड x फ्रॉम 0 1 2। तो अब करना क्या है, आपको जस्ट 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हो जाएगा। x को 0 रख दीजिए, बाकी सारा डेटा आपके पास है ऑलरेडी, r p q आ जाएगा। किसी और को डाउट हो तो ये करना जी। सर ये जो r-1 की जगह x होता है सेकंड वाले का, ये नंबर ऑफ फेलियर वाला है ना? हाँ, नंबर ऑफ फेलियर वाला है, cn वाला। हाँ नंबर ऑफ फेलियर वाला है। हाँ, ये जो r-1 है ये वाला तो सक्सेस के लिए होता है सर, फेलियर के लिए x होता है सर। सेम चीज है ना, आपको पता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, अप्लाई कीजिए, इट्स द सेम थिंग। अगर मैं इसी को ऐसा लिखता हूं x प्लस r माइनस 1 चूज x p की पावर x p की पावर r q की पावर x एंड x फ्रॉम 0 1 2, आर दे नॉट इक्वल? चेक करो इक्वल है कि नहीं। 5c3 एंड 5c2 आर इक्वल, यस और नो? यस सर। दैट्स द सेम रीजन, सो दे बोथ आर सेम। ठीक है, तो इस लॉजिक से वो बात बराबर है, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम है। नंबर ऑफ ट्रायल वाले में ठीक है, सेम चीज है, लेकिन वहां भी अब तो वहां पे डिफरेंस क्या आता है, जब नंबर ऑफ ट्रायल लेते हैं तो यहाँ x प्लस r के प्लेस पे x आ जाता है, ठीक ना, फिर यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर 63 था, इससे पहले इनका डाउट है 61। सो आइए, ये 63 था, 61। Again I am requesting everyone to write your own solution in a proper way, or not just once, twice, thrice, fourth, fifth, sixth times, as many times as you can write your own solution। इससे आपको एक्चुअल ये पता चलेगा कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, एंड द थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम में आपको लगेगा कि यस यू नो एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ की टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो आपका, क्योंकि जो PYQs में अगर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप कर पा रहे हो, देन एग्जाम आप कर पाओगे, है ना, ये चीज है। थोड़े से एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ेगा, बट हाँ, राइट योर ओन सॉल्यूशन, ये चीज है। चलिए 61 क्या कह रहा है, सो यही है ना 61 इंग्लिश में यहाँ पे। हाँ, if the frequency of if the sequence of IID random variable x1 x2 this assume values +1 and -1 with equal probabilities, then variance of x जो कि summation xi is, तो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसको बोलते हैं 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके सपोर्ट में सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, लाइक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड 1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां क्या बोलना चाह रहा है, ईच xi कैन टेक वैल्यू -1 विथ हाफ प्रोबेबिलिटी एंड 1 विथ हाफ प्रोबेबिलिटी। सो ये है PMF, दिस इज द PMF ऑफ ईच xi, ठीक। अब x is given like this, so they are asking you to find variance of summation xi I from 1 to n. So variance of x you have to find.
तो क्या होगा, पहली बात यहां से बताओ मुझे, व्हाट इज द मीन ऑफ ईच xi, यहां से पीएमएफ है, दिस इज द पीएमएफ ऑफ xi, सो व्हाट इज मीन ऑफ xi? सर 0 होगा। 0 होगा, बिकॉज xi pi समेशन xi pi, तो -1 into half प्लस 1 into half, तो ऐड होके 0 हो जाएगी, सो मीन इज 0। ओके, मीन 0 से फायदा क्या होता है कि जो वेरिएंस ऑफ xi है वो इक्वल हो जाता है e ऑफ xi स्क्वायर के, है ना, क्योंकि आगे ex का होल स्क्वायर वो 0 हो गया। चलो, तो आई कैन राइट दिस थिंग एज समेशन आउट, क्योंकि ये IID है तो इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस टर्म 0 हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, समेशन I फ्रॉम 1 to n वेरिएंस ऑफ xi, so variance of each xi I from 1 to n, तो बताओ वेरिएंस ऑफ ईच xi इक्वल टू, अच्छा इसकी वैल्यू बताओ मुझे यहां से, टेल मी द वैल्यू ऑफ, हाँ बिकॉज -1 का स्क्वायर इनटू हाफ और प्लस 1 स्क्वायर इनटू हाफ, तो 1 इनटू हाफ हाफ 1 आ गया, सो 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो समेशन I from 1 to n into 1, नाउ टेल द वैल्यू ऑफ दिस समेशन, n आ जाएगा, so you are adding 1 n time, 1 plus 1 plus 1 plus 1 n times, so n is the answer, चेक करो, है ना। सो बस ये थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये पीएमएफ दे रखा है क्वेश्चन में वर्ड में कि अज्यूम वैल्यूज दिस, ये सपोर्ट है, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल ना, एंड विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज, तो हाफ हाफ हो जाएगी, इक्वल है तो ओके। तो यहां से आपका आंसर n है, 4th ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो इनका 3 क्वेश्चन हो गया। अभी 11 जून वाला पेपर ओपन है, तो 11 जून वाले पेपर में जिनका जो भी डाउट्स है यू टेल, हम ट्राई करेंगे। सर 79, हाँ 77 भी किसी ने लिखा है, ठीक है, 77 79, ओके, 72 भी आई थिंक, ओके ओके। अभी 11 जून वाला पेपर है ना ये, तो अभी 77 72 79, (72 and 77). हाँ ओके, जो लोग अभी कुछ देर पहले यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, आई थिंक इनिशियली जिन्होंने पूछा था यूनिकनेस ऑफ एमजीएफ, ये क्वेश्चन था ना वो, सो वी हैव सॉल्व दिस, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके देखना था क्या आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। हाँ 72, if x and y are independent standard normal random variable, ठीक है, xy are independent standard normal, so distribution of this, actually this question is already asked in JAM 2005, those who are JAM aspirants might be knowing। अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़े से घुमा दिया है ना, so ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ना, JAM 2005 के पेपर में ही आया हुआ है, गेट 2014 में आया हुआ है सेम क्वेश्चन, ओके। बताओ जी इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, इफ यू डिवाइड बाई √2 इनसाइड ब्रैकेट, सो क्या हो जाएगा, सर F11, हाँ अब F11 को बीटा के टर्म में लिखना है। अब देखो थ्योरम में कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा सेकेंड काइंड और F डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन है, बीटा फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड किसके इक्वल होगा, F11 तो आ जाएगा, बट आपको देखना वो किसके इक्वल आएगा। बीटा सेकंड काइंड हाफ हाफ। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू, जैसे यहाँ पे सिंपल ये तो हो जाएगा कि x प्लस वाई √2 से डिवाइड कर देते हैं,
x माइनस वाई रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसका स्क्वायर सेम थिंग। अब ये नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर काई स्क्वायर 1 अपॉन काई स्क्वायर 1, ठीक, एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट एक्चुअली, सो बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड काई स्क्वायर 1। तो वैसे तो f11 आ गया ये, अगर बीटा में ले जाना हो तो बीटा में भी ले जा सकते हैं, हाँ। सो तो अच्छा चलो बीटा में ले आते हैं डायरेक्टली, सो है ना। मैं अभी थ्योरम्स दिखा देता हूँ जो थ्योरम मैं यूज कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे यूज किया दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, हाउ, सो सिंस each xi are normal 0 1, so x plus y will be normal 0 2, x minus y will be normal 0 2, ठीक। तो रूट 2 से क्यों डिवाइड किया, रूट 2 is the standard deviation of x plus y as well as x minus y, so this is f1, 1, ठीक। तो ये f11 हो गया। अब ये f11 हो गया तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको लिखूं गामा हाफ कॉमा हाफ, गामा हाफ कॉमा हाफ। अब रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट गामा इज, सो एक तो डायरेक्ट ये थ्योरम है और अदर थ्योरम इज chi square 1 can be written as this gamma half half, and this is also a theorem beta second kind half comma half, yes। तो यहाँ पे कुछ थ्योरम्स यूज हुए हैं, दैट थ्योरम आपको थ्योरम्स याद रखने पड़ेंगे। सो क्या यूज हुआ है देखो, तो थ्योरम तो ये है कि लाइक पहली बात तो जो गामा में गामा डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो मैं ये बता दूं ना, शुरू में लिख रहा था, सो गामा n/2 कॉमा 1/2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ chi square n। तो यहाँ जो गामा लिख रहा हूं इसका पीडीएफ ये होगा, सो x इज गामा अल्फा कॉमा बीटा, सो दिस आई मीन दिस पीडीएफ बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा x रेज़ टू पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा x, x इज पॉजिटिव, ठीक है। सो एक तो ये यूज किया हमने, और दूसरा इफ x1 is gamma alpha 1 comma beta and x2 is gamma g लेता हूं सिर्फ alpha 2 beta, then क्या होगा, x1 upon x2 has distribution क्या, बीटा 1 या 2, बीटा 2 अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2। अच्छा बीटा 1 कब होता है, जब ऐसा होता है। एंड अगर मैं आपसे पूछता x1 अपॉन x1 प्लस x2 तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता, बीटा फर्स्ट। हाँ अब बीटा फर्स्ट होता। सो ये थ्योरम्स हैं जो यूज हुए हैं अभी। सो रेशियो है तो इंडिपेंडेंट होगा, दे आर इंडिपेंडेंट। So ratio is beta second kind and this one is beta first kind. Okay. So इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। So f11 होता तो भी करेक्ट होता। These two are identically distributed, है ना? So f11 and beta second kind half half is identically distributed. चलो तो ये 72 नंबर क्वेश्चन था, 77 भी है, 77 एंड किसी का रह जाए दोबारा बता देना, ठीक है ना। 72 77 78
ओके, सो ये तो आसान सा लग रहा है। जॉइंट पीडीएफ गिवन है आपको एंड y का यहाँ सपोर्ट इसके टर्म में x 0 से 3 में है, देन व्हाट इज ex, हाँ सो यू कैन फाइंड, या तो आप मार्जिनल निकाल लो पहले किसका, और नहीं तो डायरेक्टली इंटीग्रेट विद डबल, है ना। यस सर। सो देयर आर टू वे, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया थे, तो मार्जिनल निकाल के आप कर सकते हो और विदाउट मार्जिनल आल्सो यू कैन डू, बस प्रॉब्लम आप लोगों को इंटीग्रेशन में होता होगा, दैट्स व्हाई। सो चलिए, तो यहां से क्या है, ज्वाइंट है ना, तो जैसे यू नीड ex, सो डायरेक्टली डबल इंटीग्रेशन से भी किया जा सकता है। सो x टाइम ज्वाइंट पीडीएफ 5/36 xy स्क्वायर dx dy, या dy dx लिख लो, dy dx, तो y की लिमिट आई थिंक यही हो जाएगी 2x/3 से 2 एंड x की लिमिट 0 से 3। ग्राफ बनाना तो ग्राफ बना के देख सकते हैं, यू जस्ट इंटीग्रेट दिस। नाउ द क्वेश्चन हो सकता है आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो, सो अगर मैं ग्राफ बनाता y बराबर 2, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2x/3, चलो मान लो so this line is y is equal to 2x/3, so coordinate of this point is 3, 2, ठीक है। अब इसने कहा है कि y less than 2 more than this line, तो y is more than this line less than 2, so this is your reason of integration, support of joint random variable, जो आपका joint distribution है उसका support ये है, ठीक है ना। so joint distribution का ये support है, सो ये जो सेट किया है दिस इज सपोर्ट। नाउ अभी जो मैं लिख रहा था पहले dy लिखा हूं, सो अगेन इफ यू राइट dy तो y की लिमिट लो, तो y बराबर दिस 2x/3 से y बराबर 2 एंड x फ्रॉम 0 से 3, दैट्स फाइन। सो क्या इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम है, चलो 5/36 बाहर करो, सो 5/36 आउटसाइड, डबल इंटीग्रेशन में y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है, सो चलो y वाले टर्म इधर रखते हैं, y स्क्वायर dy इधर dx, और x वाले टर्म को बाहर कर लो, x स्क्वायर यहाँ रहेगा, ठीक है ना। सो यहाँ लिमिट था 2x/3 टू 2 एंड यहाँ लिमिट है 0 से 3। सो फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस क्वांटिटी, ये जो ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद फिर इस पे आना है। सो वी फर्स्ट हैव टू सॉल्व दिस, देखो सो यहाँ से 5/36 0 से 3 x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर लो तो y की पावर 3/3, सो y की पावर 3/3 और लिमिट होगा 2x/3 से लेके 2 तक dx, सो y की पावर 3/3 2x/3 से 2 तक, अब जस्ट सिंप्लीफाई दिस, तो यहां से क्या आएगा कि 5/36 0 से 3, इसको सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर 3 को भी बाहर कर सकते हो, दिस 3 कैन बी टेकन आउट, सो 3 यहां ले आओ तो जस्ट y क्यूब है, सो 8 - 2x/3 का होल क्यूब, ठीक है। सो 8 - 2x/3 का होल क्यूब, dx, है ना। अब जस्ट इसको इंटीग्रेट कर लो आप लोग, तो यहां से क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, 5
इससे बाद में इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, पहले आप लिख लो 0 से 3 मल्टीप्लाई कर लो, सो 8x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, तो 8x की पावर 5/27 dx। अब जस्ट इसको इंटीग्रेट कर लो, सो इफ यू इंटीग्रेट इट, सो यहां से आ जाएगा हो जाएगा ये हो गया। सो जस्ट सिंप्लीफाई इट, जो भी आंसर आएगा 5/3 आ रहा है सर हमारा टोटल। Yes. ओके, बाकी लोग चेक कर लीजिए, जस्ट सिंप्लीफाई करने हैं जस्ट। सो ये पूरा कैलकुलेशन आ गया। सर जी सब बिना ग्राफ ड्रॉ किए सब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते थे। हाँ, यहाँ पे कर सकूंगी क्योंकि लिमिट ऑलरेडी सेपरेटेड है तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। कई बार लिमिट वो रहता है ना, मिक्स रहता है, तो आपको दिखता नहीं है डायरेक्टली क्या लिमिट ले, वरना बिना ग्राफ के भी कर सकते थे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। y की लिमिट अलग करके दे रखी है x के टर्म में, देन चलेगा। बिना ग्राफ के भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट जो है कि 77, और इस पे कोई रह गया इस क्वेश्चन, इस पेपर में एनी क्वेश्चन लेफ्ट? सर 79 9, okay, 79 is this one. 9. Okay, 79 is saying for a sequence of random variable 1 2 3 dot dot dot, variance of each xi is sigma square when I is not equal to j. Okay, so we know already कि covariance between xi and xi is equal to variance of xi. Okay, so that's वही लिखा हुआ है। And when I and j are difference, यहाँ लिखना है, क्या जरूरत था इसको, यहाँ पे लिखना था। ओके, ये इसके लिए इंफॉर्मेशन है। So for I not equal to j, covariance of xi xj is this one. So the question is, then this sequence of random variables shall follow weak law of large number for. Okay, so when will it follow weak law of large number? ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस क्या है उस पे, क्वेश्चन ये है ना। चलिए तो क्या करते हैं, फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम दिस इज जस्ट लेट वेरिएंस, ठीक है ना। तो मुझे ईच xi का वेरिएंस पता है कि सिग्मा स्क्वायर है, एंड कोवेरिएंस बिटवीन xi एंड xj इज सिग्मा इफ मॉड ऑफ I minus j difference is either 1 or 2 and 0 otherwise. Okay, so means difference is not equal to 1 or 2. ठीक है। So बताओ भाई, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर फॉलो करने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन रहता है? सर एक एक्सपेक्टेशन ऑफ xi should exist और दूसरा कि the sum of individual variances वो exist करना चाहिए and limit n tends to infinity divided by for ये
Pn upon n square should be 0, जहाँ पे Pn is the sum of individual variances of xi. मतलब sum of variance of xi upon n square. So this should exist. Okay, तो यहाँ पे वेरिएंस बता रखा है, तो वेरिएंस ऑलरेडी ईच xi का एग्जिस्ट कर रहा है, तो मीन विल ऑलवेज एग्जिस्ट. इफ हायर मोमेंट एग्जिस्ट, so lower moment will always exist. So since variance is finite or it is given, so obviously mean will be finite only. And covariance of xi xj ठीक है. So ये कब है? जब ij डिफरेंट है ना? ij डिफरेंट है, ये तब है जब i and j are डिफरेंट. सो इसका क्या मतलब था? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है ना कि कोवेरिएंस विल बी लाइक जैसे x1 एंड x2 यू टेक, दिस इज सिग्मा. कोवेरिएंस बिटवीन डिफरेंस इज 1 और 2, सो लाइक x1 एंड x3 यू टेक, दिस इज सिग्मा. सो दिस इज द केस, यही मतलब है. अदरवाइज जीरो, बाकी केस में जीरो होगा. सो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, x2 x3 हो सकता है ना. मतलब 1 का डिफरेंस या 2 का डिफरेंस है, सो सिग्मा रहेगा. एंड बट वी आर नॉट यूजिंग हेयर कोवेरिएंस टर्म, है ना. सो उसके लिए मुझे x बार का वो निकालना पड़ेगा. आई थिंक यहां से अगर आपको ये पूछा जाए व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x बार, so they are not independent. Okay, so sequence है, they are not independent, that's why covariance is not zero. ठीक है ना. तो यहाँ से अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगा? देखो, if you find from here, so ये कुछ ऐसा आएगा 1 by n square and variance of summation xi, ये बनेगा ना. देखो, so 1 by n square. अब वेरिएंस ऑफ समेशन एक्साइज, सो पहले तो ईच एक्साइज का आपका क्या आ जाएगा? ईच एक्साइज का तो n टाइम सिग्मा स्क्वायर. अब आगे आएगा कोवेरिएंस टर्म, तो कोवेरिएंस टर्म्स यू हैव टू कंसीडर. बताओ भाई क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे लिखोगे, सो x1 x2 फिर x1 x3, ये होगा ना. तो x1 के साथ 2 टर्म्स आएंगे जस्ट, सो x1 x2 x1 x3, फिर x2 के साथ क्या होगा? x2 x3 x2 x4, एंड ओनली इस तरह चलेगा. तो कितने टर्म्स आएंगे? जैसे ये देखना है सिग्मा कितनी बार आएगा.
रिगार्डिंग में क्या बोल रहा हूँ, मुझे समेशन का वेरिएंस चाहिए, तो पहले तो ईच टर्म का वेरिएंस लिख दिया हमने, अब हमें क्या करना है, इसको कोवेरिएंस टर्म लिखने होंगे क्योंकि वो वजह दे रखा है। बताओ कितना होगा, ये डिसाइड करना है कि हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, देन वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो n को कुछ फिक्स करके देख लो ना, और इफ यू राइट फॉर सम फिक्स n, मान लो कुछ ऐसा है, मतलब ये समथिंग टाइम्स आएगा ना, तो ये आपको सिग्मा समथिंग टाइम्स सिग्मा आएगा इस तरीके से, k टाइम्स सिग्मा, दैट यू हैव टू डिसाइड कि वो k क्या होगा। एंड देन क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे, एक n कट जाएगा, ठीक है, सो 2n। स्टिल मुझे लगता है कि फॉर एनी सिग्मा इट विल एग्जिस्ट ना, क्या प्रॉब्लम आएगा, देखो जब हम ये जो आप बता रहे थे ना, ये केस आई थिंक तब होता है जब आपको रैंडम सैंपल गिवन हो, दिस इज द केस व्हेन यू हैव IID रैंडम वेरिएबल्स, बट यहाँ IID नहीं है तो इसलिए मैंने ये कंसीडर किया है। द सेम थिंग, ये इसके इक्वल ही है, इंडिपेंडेंट केस में ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जस्ट n सिग्मा स्क्वायर प्लस k सिग्मा, अब यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा है, n मतलब ये समथिंग होगा, मान लो 2n आएगा, k समथिंग n का कोई मल्टीपल होगा, सो इस तरह से n का कोई मल्टीपल होगा, स्टिल इट विल बी 0, मतलब एग्जिस्ट करेगी। सो आई थिंक फॉर एनी, देखो आंसर की में क्या दे रखा है, इट शुड बी द केस। हाँ सर, ये फोर्थ ऑप्शन है आंसर, एनी फाइनाइट वैल्यूज ऑफ सिग्मा। यस, सो रीजन क्या है ना, सो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन, बट व्हेन विल वी यूज दिस, व्हेन दे हैव IID सैंपल। जब IID सैंपल नहीं है तो क्या है, बोथ आर इक्वल, ये तो इक्वल ही है। IID के लिए यहाँ पे IID होता, कोवेरिएंस टर्म नहीं आता तो ये इसके इक्वल हो जाता, द सेम थिंग। तो वेरिएंस ऑफ x बार शुड बी फाइनाइट, तो वो मतलब एटलीस्ट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ x बार if it exists then you can apply easily weak law of large number, so ये है, so this exists actually for any value of sigma, that's why। ओ टाइम निकल गया, मैं ध्यान नहीं दिया, एक मिनट, 7:30 से दूसरा बैच था। सो अभी आप लोगों ने ट्राई कर रखा है क्या, मतलब इफ यू हैव डन ऑल द मतलब बोथ पेपर्स, देन जो जो क्वेश्चंस रह गए हैं यू कैन सेंड मी, है ना। जैसे अभी एक क्वेश्चन था तो वो मैं कल भी इसकी डाउट क्लास होगी अभी, और उसके बाद हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अभी यही स्टॉप करते हैं क्लास। अगेन जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया प्लीज कंप्लीट बोथ पेपर, 75 क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना, आपको भेजने हैं, एंड देन अच्छा अभी सॉल्व कर रहे हैं, हाँ। So you solve both papers, 75 questions, 75, 150 questions are there. You write solution to all. जो जो questions रह जाए, you can send me personally or you can ask in doubt class. मतलब कल भी क्लास होगी again 6 to 7:30, तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।